जब कोई इसराइल जो है वो कुछ बेहतर पोजीशन में हुआ, ईरान जो है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि फिर शायद मामला जो है वो मुज़ाकरात की नौबत ना आए और ईरान जो इसराइल और अमेरिका है वो ईरान के लिए अपने अहदाफ के असूल में आगे बढ़ते चले जाएं। अच्छा सर, आपने कहा है कि अभी तो जंग शुरू हुई है, तो आपके ख्याल में क्या ये फैसला कौन जंग होगी या कोई दरमियानी रास्ता भी निकलने की गुंजाइश है? वही मुझे इस सवाल का भी जो एक्चुअली जवाब है जी वो मुनसर है उस बात के ऊपर, उस रिस्पांस के ऊपर जो ईरान की तरफ से दिया जा सकता है। उसके जी बाद ही ये तय होगा कि क्या ये जो मामला है ये किस तरह की तरफ जाएगा, ये तवालत पकड़ेगा, इसकी नौयत क्या होगी, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीजें तय होंगी जी वंस के इस जो ईरान का जवाब है वो हमारे सामने आ जाए और आने के बाद मामला जो है वो हमारे आगे बढ़ना शुरू हो तो हमें क्लैरिटी आएगी कि किसकी क्या वो वेट करते हैं, दोनों तरफ से जिसे कहते हैं तोलते हैं। जी जब मामला उस तरफ आएंगे, क्लैरिटी के साथ सामने आएंगे, फिर ये मामला समझ में आएगा कि जी। अब आगे किधर जाना है। अच्छा सर, अगर जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो क्या ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, ईरान तो मेरा ख्याल है जंग करना नहीं चाहता। जी ईरान ने मुज़ाकरात किए हैं, वो यमन में अभी भी मुज़ाकरात, और कल जो खबरें आ रही थी कि वो तकरीबन ना होने के बराबर यूरेनियम अफजूदगी तक पर वो तैयार हो चुका है। जी और पहले भी हमें याद है कि पहले भी हमने जब इसराइल ने हमला किया था ईरान पर, उस वक्त भी कुछ ऐसी बात थी कि मुज़ाकरात जब वो तकरीबन किसी ऐसी स्टेज पर थे जहां कहा जा रहा था कि वो कामयाब हो सकते हैं, तो इसराइल ने हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि इसराइल नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो, इसीलिए उसने ईरान पर हमला कर दिया। इस वक्त जी भी जो सिचुएशन हमारे सामने है वो बिल्कुल उसी तरह की है कि कल मां सिवाय ट्रंप के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके रात के बयान से पहले जी जी जो बयानात सामने आ रहे थे इंटरनेशनल मीडिया में, जो मीडिएटर्स की तरफ से, वो यही थे कि भाई जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं वो खासे हौसला अफजा लेवल तक चले गए हैं और उम्मीद की जा रही थी कि अनकरीब अगर ईरान जो है वो बिल्कुल जीरो यूरेनियम अफजूदगी पे चला जाता है, एनरिचमेंट पे, जीरो एनरिचमेंट पे, तो ये मुआहदा हो जाएगा। और बिल्कुल वो जब जीरो के करीब था तो उस वक्त इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात जो है ये सिर्फ एक ढकोसला है। ये मुज़ाकरात सिर्फ ईरान को घुटनों के बल डालने का मामला था और साथ ये चेक करना था कि ईरान जो है वो किस हद तक जा सकता है और किस हद तक नहीं जाना चाहता। तो जिस हद जी तक वो नहीं जाना चाहता उस हद तक ले जाने के लिए अब मिलिट्री माइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिपेंड करता है कि ईरान इसका क्या जवाब देता है और किस तरह से इस चीज को डील करता है। जैसे ही ईरान का जवाब आएगा, उसकी चीजें सामने आएंगी, फिर बेहतरी पता चलेगा। क्या क्या आप देखें कि अगर वो अबू धाबी में अटैक करता है, वो कहीं और अटैक करता है, ये अगर हिट करते हैं और जो मिडल ईस्ट की का हुलिया बिगड़ता है जी और उससे दूसरे ममालिक जो है वो चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो जाते हैं और वो प्रेशराइज करते हैं अमेरिका और इसराइल को, जी तो फिर हो सकता है कि जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दे, या दूसरी सूरत के अंदर कि वो इसको जरा थोड़ा सा मुज़ाकरात की तरफ मामला चला जाए। ये जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब क्या कर सकता है, अगर इसराइल और अमेरिका, बल्कि यूएस अगर स्टेप बैक करता नजर आया या अपने बढ़ते कदम रोकता नजर आएगा, तब जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का टाइम शुरू होगा, तब वो ये आगे बढ़ के उसको मुज़ाकरात की और सालिसी की और जंग बंदी की कोशिशें शुरू करेंगे। सर, अगर अमेरिका और इसराइल रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, रजीम चेंज की सूरत में पाकिस्तान पर तो उसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। असल में ये डिपेंड करेगा कि वहां रजीम चेंज करने के बाद कौन सा सिस्टम नाफिज किया जाता है, क्योंकि अभी जो निज़ाम ईरान ने कायम कर रखा है वो सिर्फ ईरान के अंदर ही है, पूरी दुनिया के अंदर, और वो ईरान ही उसके निज़ाम को, बड़ा पेचीदा निज़ाम है वो, वहां पर शूरा का भी और उसका भी, और वो बड़ा पेचीदा निज़ाम होने के तहत किसी और मुल्क में वो नाफिज नहीं है। उन्होंने अपना एक निज़ाम डिजाइन किया था इनकलाब के बाद, जिसे वो चला रहे हैं। अब वहां कौन सा निज़ाम आता है, वहां जमहूरी निज़ाम आता है, वहां सदारती तर्ज इंतखाब शुरू होता है, या हमारी तरह पार्लिमानी निज़ाम बनाया जाता है। ये सारा कुछ जो है ये डिपेंड करेगा जब रजीम चेंज होगा। रजीम चेंज में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस तरह सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर की क़यादत है उसको, निज़ाम को ना छेड़ा जाए जी और सिर्फ क़यादत बदल दी जाए, और क़यादत वो ले आए जो बाद में उस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिप्लेस करके किसी दूसरे निज़ाम के साथ बदल दे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस तरह की सिचुएशन सामने आएगी।
पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात उसी सूरत में आना शुरू होंगे। वो दो सूरतें हैं। अच्छी सूरत यह है कि वहां पर एक ऐसा स्टेबल ईरान हो जिसके साथ किसी मुल्क का मसला ना हो और वहां पे आप उसके साथ तिजारत कर सके और ट्रेड कर सके और आपकी माशी जो मामलात है उनमें बेहतरी आए दोनों ममालिक की। और जो बुरी हालात है वो ये है कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया किसी भी वजह से, चाहे रजीम चेंज की वजह से हो, चाहे ये अग्रेसिव अटैक्स की वजह से हो, अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो गया फिर वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक नया जगह बन जाएगी अफगानिस्तान की तरह की, जहां पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो दहशतगर्द है वहां अपने रूट्स बना लें और रूट्स बनाने के बाद वो एक तीसरा महाज पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत कर दिया जाए। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा है कि ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत अहमियत का हामिल है, तो क्या आपके ख्याल में ईरान इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है? बराह रास्त तो अमेरिका को नुकसान ईरान शायद ना पहुंचा पाए, लेकिन मैंने जिस तरह भी कहा कि असल में ये जो इधर उधर जो मशरक़ वस्ता के अंदर जो अमरीकी अड्डों पे हमले हैं और उसके अलावा इसराइल के ऊपर अगर कोई हमला होता है और वो इसराइल अगर उसको वैसे तो मेरे ख्याल में इसराइल अब अपनी पूरी तैयारी करके बैठा होगा, उसने अपने सिस्टम को फुल प्रूफ किया होगा, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वहां कोई बड़ा अटैक करने की पोजीशन में ईरान हुआ तो फिर तो जरा हालात डिफरेंट हो गए। लेकिन फिल वक्त जो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने है उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना ईरान डायरेक्ट कोई कर सकता। हाँ, इनडायरेक्ट जो जिसे कह लीजिए कि वहां पे जो फौजी अड्डे हैं उनकी जो ईरान यूएस सिटीजन्स हैं उनकी जो वहां पे तनसीबात हैं डिफरेंट तरह की, उनको नुकसान पहुंचाने की सूरत के अंदर वो अगर नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है, प्रेशर तो उसका भी बहुत पड़ेगा, उसका भी बहुत पॉलिटिकल फॉल आउट होगा अमेरिका के लिए, बट स्टिल। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी हमारे साथ हैं। जी सर, इसराइल ईरान जंग ने अरब ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिए, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तब भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ऐसे ही बातें सुनने में आई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी तरह का भी ईरान पर हमला हुआ तो इसके जवाब में सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका जंग नहीं होगी बल्कि इसकी चिंगारियां जो है मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर तक जाने का इम्कान है। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ रही जो ईरान के जवाबी हमले की बात, तो मैं आपको ताज़ा तरीन बताता चलूं कि तल अवीव से 50 किलोमीटर और गाजा से तकरीबन 13 किलोमीटर एक मिलिट्री बेस उड़ाई है। ईरान हुकूमत की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से दावा किया गया है कि उनके मिसाइल ने वहां हिट किया है और जो इंस्टॉलेशन थी वो बिल्कुल वाइप आउट कर दी है उस अटैक में। इसके अलावा कुछ हाइफा पर भी अटैक्स और धमाके जो है सुनाई दिए गए हैं और अच्छा खासे नुकसान की इतलात आ रही है हाइफा से भी। जी अच्छा, ईरानी हमलों से इसराइल को कम और अरब ममालिक को ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, जहां तक रही अरब ममालिक को नुकसान पहुंचने की बात, तो ममालिक को एज सच उस तरह नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान सिर्फ उन्हीं मिलिट्री बेसिस तक महदूद रहेगा जो मिलिट्री बेसिस बना रखी हैं यूएस ने पूरे यूएई में, जहां जहां उनके अड्डे हैं। सिर्फ वो गैर महफूज हैं। जहां तक उनके सिविलियंस या बाकी लोगों का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल कतई तौर पर महफूज हैं। और वो जो यूएई के ममालिक हैं या सऊदीया है वो जानते हैं कि ईरान जितने भी हमले करेगा इस हवाले से वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक महदूद रहेंगे यूएस की। जी अच्छा, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब ममालिक जो हैं वो साथ मिलकर सालसी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, सालसी का किरदार अदा करना बहुत देर से कर रहे हैं, ये अब की बात नहीं है। आपने देखा कि जो सऊदी शाह फरमान है वो भी यूएस भी गए और उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम से भी राब्ता किया, ईरानी वजीर खारजा से भी राब्ता किया। तो राब्ते तो बड़ी देर से चल रहे थे, कोशिशें जारी थी, लेकिन वो सब कोशिशें बेसूद हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दोबारा कोशिश करने से जो पहले बेसूद साबित हो चुकी हैं और उसके बाद जंग शुरू हुई है, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर ऐसी कोई सिचुएशन सामने आना मुश्किल है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो माहिरीन है, दफाई तजिया नगार हैं, उनका कहना है कि ये जंग जो है काफी लंबी चलने वाली है। सर, क्या अमेरिका और इसराइल के हमले ईरान की जोहरी सलाहियत को कितना मुतासिर कर सकते हैं? क्या ईरान अपनी तनसीबात की हिफाजत कर सकता है? कितना बचा सकता है उसको?
ईरान ने अपनी तनसीबात, जो एटमी तनसीबात हैं, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत गेमिक खेला है। चंद रोज पहले ईरान, जब ये खतरा था कि इसराइली फौजी जो हैं वो कमांडोज छाता बरदार वो वहां उतरेंगे और वो अंदर जाकर जो है तनसीबात को तबाह करेंगे, तो ईरान ने उससे पहले ही उन सबको हैवी कंक्रीट के साथ एंट्रीज को बंद कर दिया था। यानी अगर कमांडोज वहां उतरे भी तो उनके तनसीबात तक पहुंचने का रास्ता वो खोज नहीं सकते थे, इस तरह बंद किया था उन्होंने। तो उन्होंने अपनी जो हिफाजत कर सकते थे वो की है। यूरेनियम की अफजूदगी की जहां तक बात है, उसमें ईरान ने खासी लचक दिखाई थी। हालिया मुज़ाकरात जो हुए हैं दोहा में और जिनेवा में, तो आपने देखा कि खासी लचक दिखाई गई ईरान की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद अटैक हुआ है। तो ईरान जो है वो पहले से तैयार था इस अटैक के लिए और लड़ने के लिए भी तैयार है। अच्छा मुजाहिद, ये बताइएगा कि क्या ईरान पर हमले की वजह वाकई जोहरी प्रोग्राम है या इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और मकासद हैं? देखें, जहां तक इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें बुनियादी नुक्ता तो जोहरी तनसीबात था और अमेरिका का दावा था कि ये जो यूरेनियम है अफजूदा वो हमारे हवाले किया जाए। ईरान ने इससे इनकार किया था और अब आपके मुज़ाकरात में ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की थी कि वो किसी अमेरिका के अलावा किसी दूसरे मुल्क के हवाले अपनी यूरेनियम कर देगा और अफसुर्दगी भी नहीं करेगा। और वो असल प्रॉब्लम अब एटमी तनसीबात या जोहरी प्रोग्राम नहीं रहा ईरान का। असल मसला जो है वो मिसाइल्स की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिसे अमेरिका और इसराइल अपने लिए एटमी तनसीबात या जोहरी प्रोग्राम से ज्यादा बड़ा खतरा समझते हैं, क्योंकि वो ईरान से बैठकर उनके यानी कि घरों तक मार कर सकते हैं। ईरान ने 7-8 हजार का तो दावा किया है, 8 हजार किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल, लेकिन जो खुफिया एजेंसी की इतलात है वो 12 से 15 हजार किलोमीटर जो है वो मार करने वाला भी बना चुके हैं। सो इसीलिए ट्रंप हुकूमत को खासा खतरा महसूस हुआ ईरानी गवर्नमेंट से, और इस रिपोर्ट के बाद ही उन्होंने अपने जो है यूरेनियम की अफजूदगी या एटमी तनसीबात के मौक़िफ़ को चेंज करके अपना सारा जोर जो है वो इस बात पर दिया कि ईरान मिसाइल बनाए, लेकिन 300 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज ना हो। तो ईरान ने रिस्टेन रहने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये आपके सामने जंग की सूरत में एक शाखसाना देखने में आया है। अच्छा मुजाहिद, जैसे कि आपने रद्द अमल की बात की है, तो आपके ख्याल में अगर ईरान बड़े पैमाने पर रद्द अमल देने में नाकाम हो गया तो क्या अमेरिका की हठधर्मी में इजाफा नहीं हो जाएगा? देखें, जब कोई जंग शुरू होती है तो दोनों तरफ ने अपने तमाम तरह हिफाजती इक़दाम भी किए होते हैं, हिकमत अमली भी बनाई होती है, प्लान बी भी पड़ा होता है। तो अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी आपको इस जंग के पीछे वक्त के साथ साथ चाइना और रशिया की बड़ी मुदाखलत नजर आएगी, जो इस जंग को लंबा करने में ईरान की बहुत मदद करेंगे। और यही जो है बुनियादी तौर पर चाइना का नुक्ता है। वो चाहता था चाइना के यूएस जो है इस जंग में कूद पड़े, वो बच रहा था, लेकिन बिलाखिर यूएस कूद पड़ा जब इस जंग में। तो अब चाइना का यह और रशिया का टारगेट है कि इस जंग को लिंगर ऑन किया जाए, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो और चाइना जो है दुनिया पर अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आ जाए। अच्छा ये भी बताएं कि ईरान के इसराइल पर हमलों को मुस्लिम ममालिक की फ़ज़ाई हदूद में रोका भी जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मुस्लिम ममालिक ने ईरान को यकीन दहानी कराई थी कि उनके अड्डे जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे जी, लेकिन ईरान जो है वो तमाम तर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह रीड कर रहा था, क्योंकि ये बड़ी देर से, बड़े अरसा तवील से जो है मुस्लिम ममालिक वो इसराइल के साथ गठजोड़ में शामिल रहे हैं। और इसराइल के मजालम के खिलाफ दुनिया पे बोलने वालों में आपने देखा होगा शायद ही कोई मुस्लिम ममालिक ऐसे हो जो बड़े कुल डुल कर इसराइल की मुखालफत करते हो। तो ऐसी सूरत हाल में उन पर शायबे थे, इसलिए जब वहां पर मिसाइल गए तो बुनियादी रोकने वाले जो हैं वो सऊदी या यूएई की फोर्स नहीं, बल्कि वो अमेरिकन फोर्सेज ही हैं जो वहां डिप्लॉयड हैं, जिनके वहां अड्डे हैं। वो अपने जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उनको इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप आज के दौर में आयरन डोम के नाम से जानते हैं। तो वो सिस्टम को इस्तेमाल करके तो कुछ मिसाइल रोके हैं, लेकिन ज्यादातर ईरान के मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं जहां जहां वो फेंक रहे हैं। अच्छा मुजाहिद, ये बताएं कि अगर ईरान गैस और तेल की सप्लाई के रास्ते बंद कर देता है तो आलमी मार्केट पे क्या असर पड़ेंगे? देखें, दुनिया का तकरीबन 28.4% जो है, 28.4% जो तेल है
वो जी। ईरान के आबनाए हरमुज से दुनिया भर को सप्लाई होता है। जी। तो ईरान ने आज इस हमले के फौरी बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, यानी कि आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। उसके जी। बंद करने से ना कोई अब तेल बरदार जहाज जो है वहां से ऑयल लेकर बाहर जा सकता है, ना कोई वहां आ सकता है ऑयल लेने। तो इट मींस के तेल का वक्ती तौर पर बहरान फौरन पैदा होगा और दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जानी शुरू होंगी। तो आपको पता है जब दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो जी। मार्केट जो है वो भी उसी हिसाब से चलती है, महंगाई होती है, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती है और इकोनॉमी जो है ग्रेजुअली गिरती गिरती मुल्क की तबाही के लेवल तक आ जाती है। तो ये खासा बड़ा असर रखता है ईरान का ऐसा अमल करना दुनिया के लिए। अच्छा, ईरान अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बना रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक की हिमायत अमरीका के साथ नहीं हो जाएगी? देखिए, जो अगर आप जेन्युइन सूरत हाल पूछते हैं तो मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत जो है अरसा दराज से इसराइल के साथ है जी। और उनके साथ न सिर्फ, और उसकी एक बड़ी वजह जो है अमेरिका है जो इसराइल के साथ गठजोड़ बनाए रखा है। तो मुस्लिम ममालिक का किरदार अभी तो एक खामोश के किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। जी। जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहिए तो ये था कि दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक मिलकर न सिर्फ ईरान का साथ देते बल्कि जी। उसके साथ शाना बशाना जंग लड़ते। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अरब मुल्कों समेत मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत जो है वो खामोश तमाशाई बनकर ईरान की इस जंग को देख रही है, इसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं है। अच्छा, अमेरिका एक के बाद एक मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहा है, ऐसे में ओआईसी की कोई अमली अहमियत है? देखें, बात यह है कि ओआईसी लिख भी देगी तो ट्रंप की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, आप मुझे खुद ही बता दें। जी। मुस्लिम ममालिक को एक लेटर लिखते ट्रंप को तो उससे वो जंग बंद कर देगा? हरगिज नहीं। वो सारा कुछ कैलकुलेट करके उन्होंने जंग शुरू की है। मुस्लिम जी। ममालिक उनके नजदीक कोई औकात नहीं रखते ओआईसी के, क्योंकि ये उनके हाथों पर पहले ही बिके हुए हैं। पहले ही वो इसराइल और अमेरिका की मर्जी के साथ पॉलिसीज जो है वो इख्तियार करते हैं अपने अपने मुल्क में। तो ऐसी सूरत में खुलकर कभी भी साथ नहीं देंगे वो ईरान का। अच्छा मुजाहिद, ये बताइएगा इस पे आलमी ताकतें क्यों खामोश हैं? मतलब कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है जी, आलमी ताकतें खामोश नहीं है। सेक्रेटरी जनरल यूएन का इस पे स्टेटमेंट आया है, उन्होंने अपने खिदमात पेश करने को ऑफर की है। उसके अलावा जो है यूएई की तरफ से और उसके अलावा कतर मुजाहिद, की अगर तरफ देखा से जाए तो रशिया। न्यूक्लियर पावर जो है वो सारी खामोश ही है इस वक्त। मैंने आपको पहले कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी खामोश बैठी जी। है, लेकिन अपने एक ऑफर कर चुके हैं वो, ऐसा नहीं है ऑफर जी। नहीं है, क्योंकि वो पहले से इस प्रोसेस में जारी थे। तो उन्होंने तो इस वो ऑफर ही हुई दौर ना, के- उसका जवाब तो यही हुआ ना कि वो खामोश है, रद्द अमल तो नहीं ना दिया गया अभी तक। जी, रद्द अमल तो उन्होंने, उनका रद्द अमल तो ये है कि उनके यहाँ जो है अमरीकी बेसिस बने हुए हैं, तो वो रद्द अमल कैसे दे सकते हैं जबकि उन्होंने खुद जगह दी हुई है उन्होंने। और बुनियादी जो मामला है वो ये जगह अमेरिका ने बेसिस उनके डिफेंस के लिए ली थी जो अब अटैक के लिए इस्तेमाल हो रही हैं ईरान पर। ली गई थी ये सऊदिया, कतर और इनके एयर डिफेंस के लिए, इनके सेल्फ डिफेंस